देखिए ये दोनों जो है मैंने सेम साइज का एक ढक्कन लिया है, दोनों सेम साइज। क्या आपको पता है कि जुपिटर जो होता है वो सन के चक्कर नहीं लगाता है? जी हाँ। इनफैक्ट हमारी जो पृथ्वी है और बाकी जो प्लैनेट है वो भी जो है सन के चक्कर नहीं लगा रहे होते हैं। और मैं आपको बताऊं तो जो हमारा चांद है वो भी हमारी पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता है। ये सब किसी और ही चीज के चक्कर लगा रहे होते हैं। तो जो हमें बचपन से पढ़ाया गया है वो क्या गलत है? ऐसा नहीं है, वो गलत नहीं है, बस वो ऐसा है कि ये सारी चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए क्या होता है कि वो आसान करने के लिए चीजों को हमें ऐसा पढ़ाया जाता है कि जो प्लैनेट्स है वो सन के चक्कर लगाते हैं। तो वो किस चीज़ के चक्कर लगाते हैं और ये सब कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेगी। बिल्कुल आसान भाषा में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, बस आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखते रहिए। देखिए एक्चुअली जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपने बैरी सेंटर के चक्कर लगा रहे होते हैं। ये एक टेक्निकल वर्ड है, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये जो होता है वो अपने सेंटर ऑफ मास के चक्कर लगा रहे होते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? देखिए सेंटर ऑफ मास क्या होता है, अगर हम सिंपल शब्दों में कहें बिना मैथमेटिक्स को लाए हुए, तो सेंटर ऑफ मास ये होता है कि सेंटर ऑफ मास एक बॉडी का ऐसा पॉइंट होता है जहां से आप उस चीज को बैलेंस कर सकते हैं। कोई भी अगर एक सिंगल बॉडी अगर आप जिस पॉइंट से उसको बैलेंस कर सकेंगे वो उसका सेंटर ऑफ मास होगा। जैसे अगर कोई सिमेट्रिक बॉडी है, उसके जो मास है चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो उसका सेंटर होगा वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ तो देखिए जैसे ये स्केल है, जो स्केल है ये लगभग 30 सेंटीमीटर का है, तो इसका जो आधा होगा वो लगभग 15 सेंटीमीटर पे होगा। और एक सिमेट्रिकल स्केल है, इसलिए क्या होगा कि अगर मैं इसको बीच से बैलेंस करना चाहूँ, बीच में उंगली रख के ऐसे, एक मिनट, तो ये बैलेंस हो जाएगा। आप देखिए ये बैलेंस हो गया। तो ये जो बीच का पॉइंट है जहाँ पे मैंने उंगली रखा है ये इसका सेंटर ऑफ मास है। अब जैसे इस स्केल को, जैसे अगर मैं इस स्केल पे अगर कोई, जैसे ये ईयर ड्रॉप है मेरा, अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो ये गिर जाएगा, क्योंकि अब इसका मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो अगर अब मुझे इसे बैलेंस करना है तो अब इसका सेंटर ऑफ मास बदल जाएगा। और यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब अगर आप यहाँ पे एक वो रख देते हैं ईयर ड्रॉप का, ये जो है, तो अब इधर का मास जो है बढ़ चुका है, इधर का कम हो चुका है, तो ये सेंटर से तो बैलेंस बिल्कुल नहीं होगा। और अगर हम इस सेंटर से अगर इस तरफ जाएंगे तो ये इधर भी बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हम इधर रखेंगे इस तरफ नीचे गिर जाएगा। तो अगर अब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो जिधर हेवियर मास होता है, जो जिधर मास ज़्यादा होता है वो उस तरफ ही होता है। तो अगर मुझे इसे बैलेंस करना है तो ये देखिए मैंने इसे लगभग 11.5 के आसपास रखा हुआ है बैलेंस करके, यानी कि 15 सेंटीमीटर से इधर जो है जो मास है उसकी तरफ रखा हुआ। तो ये देखिए आपको बैलेंस दिख रहा है, यानी कि जिधर मास है उस तरफ अगर मैं अपनी उंगली को ले जाता हूँ तो ये बैलेंस हो जाता है। तो ओवरऑल देखिए ये स्केल था, जब मास इधर ज्यादा हो गया था तो मुझे 11.5 लगभग यहाँ पे जो है इसको बैलेंस करना पड़ा था। तो मैं बस इससे ये बताना चाहता हूँ आपको कि जब सेंटर ऑफ मास की बात होगी और जिस तरफ मास ज्यादा होगा उस तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है। अगर मैं इसको मैथमेटिकली बताना चाहूंगा तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, शायद आपको समझ में भी ना आए, बट इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी जिस तरफ मास ज्यादा होता है उस तरफ जो होता है सेंटर ऑफ मास खिसक के चल जाता है, उस तरफ सेंटर ऑफ मास होता है। तो ये तो हो गई सिंगल बॉडी की बात। इसी तरह क्या होता है कि अगर आप दो बॉडी ले लेते हैं, अगर मान लीजिए दो बॉल ले लिए हैं और उनके सेंटर को एक पतली लाइन से, मतलब एक सिंगल लाइन से अगर आप मिला देते हैं, तो अगर वो दोनों बॉल सिमेट्रिकल है, मास एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उन दोनों का जो जिस अबाउट वो जो रोटेट करेंगे, वो जो होगा, वो जो लाइन है उसके जो बीच की सेंटर होगी उस पर वो रोटेट करेंगे, राउंड राउंड उसके अबाउट वो रोटेट करेंगे। मैंने इसका एक आपको छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन करके भी दिखाने की कोशिश की, आप पहले उस वीडियो को देखिए। देखिए ये दोनों जो है मैंने सेम साइज का एक ढक्कन लिया है, दोनों सेम साइज का, और इसको एक तार से जोड़ दिया है। अब ये दोनों सेम साइज के है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में होगा, सेंटर पे, और ये इसके अबाउट दोनों ऐसे गोल गोल घूमना चाहेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ करके। देखिए इस बार मैंने इस ढक्कन को छोटा कर दिया है, तो इस बार जो इसका सेंटर ऑफ मास है इस बड़े वाले ढक्कन की तरफ खिसक जाएगा, इसलिए ये जो है ना ये ज़्यादा राउंड लेगा और ये छोटा घूमेगा। तो ऐसा कुछ होने वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार ऊपर उड़ा के। तो आपने वीडियो में देखा कि जब दोनों जो ढक्कन थे वो सेम साइज के थे तो क्या हुआ था कि जो उसका बीच का पॉइंट था उससे वो रोटेट कर रहे थे। और बाद में जब मैंने कैप को बहुत छोटा कर दिया था तो क्या हुआ था कि उसका जो सेंटर ऑफ मास था वो बहुत दूर हो गया था उससे, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा रोटेशन करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि वो जो ढक्कन है वो बड़े वाले ढक्कन के रोटेशन कर रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास उसके नजदीक हो गया था। कुछ ऐसा ही होता है स्पेस में। स्पेस में क्या होता है कि जैसे कि सन का जो एरिया है, जो साइज है, वो बहुत बड़ा है अर्थ के कंपैरिजन में। अर्थ के कंपैरिजन में सन का साइज बहुत बड़ा है,
जिसकी वजह से क्या होता है कि उन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है, उनका जो बैरी सेंटर है वो सन के सेंटर के आसपास ही होता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि जो अर्थ है वो उसके सन के ही चक्कर लगा रहा है, जबकि ऐसा नहीं। वो उसके आसपास जो पॉइंट है वो उसके अराउंड चक्कर लगा रहा है, और जो सन है वो भी उस पॉइंट के अबाउट चक्कर लगा रहा है। तो ऐसा सन दिखता है कि वो वहीं पे रोटेट कर रहा है, सन ऐसा दिखेगा, और अर्थ जो है वो लगेगा कि वो पूरा घूम रहा है। इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगा रहा है। अब जुपिटर क्या होता है कि जुपिटर जो है अर्थ के साइज से 318 गुना ज्यादा बड़ा है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब जुपिटर सन के चक्कर लगाता है तो जो उसका बैरी सेंटर होता है वो क्या होता है कि जो सन का सेंटर है, जो सरफेस है, उससे बाहर होता है। यानी कि जो सन का सरफेस उससे ठीक बाहर जो होता है वो बैरी सेंटर होता है। तो जुपिटर के केस में क्लियर पता चलता है कि जुपिटर जो है किसी और पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, क्योंकि सन को भी अब थोड़ा ज्यादा घूमना पड़ता है, क्योंकि अब जो उसका बैरी सेंटर है वो उसके सरफेस से थोड़ा सा बाहर है, इसलिए उसको थोड़ा सा राउंड ज्यादा लगाना पड़ता है। इसलिए हमें थोड़ा सा क्लियर दिखता है कि वो कैसे घूम रहा है। अगर हम बात करें अर्थ और मून की, तो अर्थ का रेडियस होता है 6378 किलोमीटर, और अगर आप इसका 75% लेंगे तो वो जो पॉइंट होता है वो होता है बैरी सेंटर इन दोनों का, वो होता है 4671 किलोमीटर। यानी कि अर्थ के सेंटर से 4671 किलोमीटर पे, जो कि अर्थ के रेडियस से छोटा होता है, यानी कि अर्थ के अंदर ही वो पॉइंट पाया जाता है बैरी सेंटर, जिसके अबाउट जो होता है चांद जो होता है वो रोटेट करता है। इसलिए हमको क्लियरली लगता है कि जो चांद जो है वो अर्थ के अबाउट रोटेट कर रहा है, बट वो पॉइंट है जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है। अगर वो अर्थ के अबाउट रोटेट करता तो अर्थ की जो सेंटर होती उसके अबाउट वो रोटेट करता, लेकिन वो थोड़ी सी जो 4671 किलोमीटर है उसके अबाउट रोटेट करता है, और उसी के अबाउट जो होता है वो अर्थ भी रोटेट कर रहा होता है। तो ये होता है बैरी सेंटर, जिसके अबाउट ये सारी चीजें रोटेट करती हैं। अब ये तो मैंने बताया कि दो बॉडीज को लेके रोटेशन, बट पूरे अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो वहाँ कई सारे प्लैनेट्स है, फिर हमारा सन है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम पूरा ओवरव्यू देखेंगे जिसमें कई सारे मास आ जाएंगे, सन आ जाएगा, तो इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसमें क्या होता है, बैरी सेंटर लगातार चेंज हो रहे होते हैं। क्यों? और ये जो बैरी सेंटर होगा ये फिक्स टाइम पे, किसी एक फिक्स टाइम पे क्या होगा वो डिसाइड करेगा कि बाकी जो प्लैनेट्स हैं उसकी पोजीशन क्या है, और फिर जैसे ही टाइम बदलेगा उस समय जो अलग अलग प्लैनेट्स की पोजीशन होगी उस पर डिसाइड होगा कि बैरी सेंटर क्या है। लेकिन क्योंकि सन का जो एरिया है वो पूरे हमारे सोलर सिस्टम का 99% से भी ज़्यादा हिस्सा कवर करता है, इसलिए क्या होता है जो बैरी सेंटर होता है वो हमेशा लगभग समय क्या होता है वो सन के अंदर ही होता है, यानी कि सेंटर के आसपास ही होता है। कुछ टाइम ऐसा होता है जब वो अपने सरफेस पे आ जाता है उसका बैरी सेंटर, नहीं तो ज़्यादातर टाइम जो होता है वो उसके सेंटर के आसपास ही होता है सन के। इसीलिए जो ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्सिबिलिटी को कम करने के लिए कि इतनी सारी चीज़ें घूम रही होती है, सन भी उसमें घूम रहा होता है, तो वो डिजाइन बहुत कॉम्प्लेक्स सा हो जाता है। इसको सिंप्लीफाई करके दिखाने के लिए हमें बचपन में बता दिया जाता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चक्कर लगाते हैं, क्योंकि जो बैरी सेंटर भी है वो ज़्यादातर समय सन के अंदर ही रहता है, सेंटर के आसपास, इसलिए ऐसा कह दिया जाता है। बट एक्चुअली में अगर कोई पूछे कि नहीं भाई क्लियर बताओ कि किसके अराउंड करता है, तो वो बैरी सेंटर होता है, उसके बाद जो होते हैं सारे प्लैनेट वो घूम रहे होते हैं। देखिए इस बैरी सेंटर की टेक्निक से ही जो साइंटिस्ट होते हैं वो नए प्लैनेट्स को खोजते हैं। कैसे? देखिए जो प्लैनेट्स होते हैं वो लाइट इमिट नहीं करते हैं, और स्टार्स जो होते हैं वो लाइट इमिट करते हैं, तो वो किसी न किसी एक स्टार पे लगातार फोकस बनाए होते हैं, उसको लगातार ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और देखते हैं कि क्या वो किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब ये है कि जरूर कोई ना कोई और चीज होगी जिसके वजह से ये दोनों जो है वो अपने बैरी सेंटर के अबाउट रोटेट करना चाहते हैं। अब अगर वो चीज़ जो है अगर वो लाइट इमिट कर रही है तो वो तो कोई छोटी स्टार होगी उसके इन्फ्लुएंस में। अगर वो लाइट नहीं इमिट कर रही है तो इसका मतलब जरूर वहाँ पे कोई प्लैनेट ही होगा, क्योंकि वही जो होते हैं वो लाइट इमिट नहीं करते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि ओके इस स्टार के आसपास जो ये प्लैनेट है और इससे डिस्कवर हो जाता है नया प्लैनेट। तो ये तरीका यूज़ किया जाता है साइंटिस्ट द्वारा कि बैरी सेंटर की मदद से वो नए प्लैनेट्स खोज लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो, साइंस की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप नई वीडियो मिस ना कर सकें। कमेंट करके बताइए कि मैं कितने हद तक आपको चीज़ें समझा पाया। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।